माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने नमस्कार। जिसका इंतजार था, आज मोदी सरकार ने वो निर्णय आखिर में ले ही लिया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए 8वें पे कमीशन का गठन करने का निर्णय कैबिनेट ने आज अपने मीटिंग में ले लिया। 8वां जो पे कमीशन है होगा, इसका इसके इसने क्या इसे इसके गठन की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान इसका खुलासा किया। इसका फायदा 1 करोड़ से अधिक जो कर्मचारी हैं केंद्रीय सरकार के और उनके पेंशनर्स हैं, उनको मिलेगा। करीबन 50 लाख कर्मचारी हैं, 65 लाख पेंशनभोगी हैं और 7वां जो पे कमीशन था उसका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा था। तो अश्विनी वैष्णव ने तर्क दिया कि हमने 2025 के शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग का गठन का निर्णय ले लिया है ताकि समय के अनुसार से जितनी भी चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य सरकारों से भी चर्चा करना होता है और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे भी चर्चा करना होता है। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास उनसे सलाह मशविरा कर करके चर्चा कर करके जो सिफारिश 8वें वेतन आयोग को देना है वो देगी ताकि सरकार उसको लागू कर पाए। 8वें वेतन आयोग के गठन का जो ऐलान है वो एक ऐसे समय में आया है जबकि दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव का प्रचार है वो अपने चरम सीमा पर है और दिल्ली के अंदर भी 4 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं और करीबन 8 से 10 लाख वेतनभोगी रहते हैं। तो करीबन देखें तो 14 से 15 लाख आबादी ऐसी है जिनको फ़ायदा दिल्ली में भी 8वें वेतन आयोग के गठन से होगा। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। नहीं पड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि दिल्ली में हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत बड़ी है। सभी केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली के अंदर ही हैं बहुत सारे, उनमें काफ़ी सारे केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं और वो दिल्ली के वोटर्स भी हैं। तो ऐसे में करीबन 4 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और तकरीबन 8 से 10 लाख जो पेंशनभोगी हैं, तो तकरीबन 14 से 15 लाख की आबादी हम दिल्ली में देखते हैं जिनको 8वें वेतन आयोग से के गठन से बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी और मोदी सरकार के लिए उनका पॉजिटिव व्यू होगा। अश्विनी वैष्णव ने इसकी उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से sufficient टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। घोषणा की और उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर के अब तक 7 पे कमीशन का गठन हुआ। 7वां पे कमीशन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने गठन किया था। अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कुछ ही महीने में चुनाव हो गई थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें आई थी वो उसका कार्यान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। केंद्र सरकार के ऊपर में 2017 के बजट में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ 7वें पे कमीशन को लागू करने में आया था। तो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का वित्तीय बोझ आया था 2017 में और जब 10 साल के बाद यानी कि 2027 के आसपास अनुमान है कि इसे लागू किया जाएगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को, तो ये राशि जो है उम्मीद करते हैं लोग कि करीबन पौने 2 लाख करोड़ के आसपास वित्तीय बोझ केंद्र सरकार पे पड़ने वाली है। इसमें हम ये बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने बोला कि जो 8वें वेतन आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसका काफ़ी विस्तृत ब्यौरा होता है। राज्य सरकारों से भी बात करनी होती है क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार भी जब वेतन आयोग का गठन होता है तो उनकी अनुशंसा और उनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो राज्य सरकार भी कहीं न कहीं मान लेते हैं। तो 7वें वेतन आयोग का भी बहुत सारे राज्य सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। हालाँकि कई सारे ऐसे राज्य भी हैं जहाँ की 6ठा वेतन आयोग
के ही के रिकमेंडेशन पर वहाँ पर अभी भी वेतन और पेंशन दिया जाता है। तो राज्य सरकारों के ऊपर भी बहुत बड़ा वित्तीय बोझ 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद और उनके अनुशंसा को लागू करने के बाद मिलेगा। पूरे देश में अगर हम कर्मचारियों की तादाद देखें, राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की तो बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में पूरे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर करके तो बहुत बड़ा एक वित्तीय बोझ आने वाला है पब्लिक एक्सचेकर पर। लेकिन कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे थे। वो हमेशा अपनी चर्चे में बोलते रहते थे कि 8वां वेतन आयोग का गठन कब होगा? मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन क्यों नहीं कर रही है? लेकिन सरकार ने बहुत ही ऑपरेशन कह सकते हैं टाइम चुना है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है प्रचार, और दिल्ली में इसका बहुत खासा असर देखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली का विधानसभा सीट अगर हम ले लें, जहाँ की हम कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी रहते हैं, जो कि केंद्र सरकार में काम करते हैं या दिल्ली सरकार में काम करते हैं। तो उनको ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय ले लिया गया है, और कहीं न कहीं इस निर्णय की वजह से बीजेपी के प्रति उनका पॉजिटिव व्यू हो सकता है। चुनाव आयोग इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसके ऊपर विपक्ष सवाल कर सकता है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग का कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है। हम ये बता दें कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट कंसल्टेशंस कर रही थी, तब उन्होंने उनसे बात किया था, उनसे मांग रखी थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और जब 8वां वेतन आयोग का गठन भी होगा तो उससे भी कम से कम 1 डेढ़ साल का समय चाहिए, कि जितने भी सलाह मशविरा डिस्कशन करना है उसके बाद ही वो अपना रिकमेंडेशंस देंगे, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी सरकार को समय चाहिए होता है, और राज्य सरकार जब इम्प्लीमेंट करती है तब और भी ज़्यादा समय लग जाता है। हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, या हम देख लें त्रिपुरा जैसे राज्य में, चुनाव से पहले 5वां वेतन आयोग का ही जो अनुशंसा सिफ़ारिशें थी, उस पर ही सैलरी और पेंशन दिए जा रहे थे। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार से ना तो सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही पेंशन दे पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में 8वां वेतन आयोग भी उनके वित्तीय स्थिति को देखेगा, और उस हिसाब से ही अपनी अनुशंसा या रिकमेंडेशन करने की कोशिश करेगा। हालाँकि जहाँ तक अगर ट्रेड यूनियन की बात करें, जो सैलरी का जो रिवीज़न होना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग की जो सिफ़ारिशें आएगी, इससे वेतन का रिवीज़न भी होगा। अगर 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को माने, तो जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.86 जो का डिमांड कर रहे हैं रेलवे के यूनियंस, अगर इसको 8वां वेतन आयोग मान लेता है तो सैलरी में 186% का इजाफा हो सकता है, ऐसा दावा है एनडीटीवी के एक रिपोर्ट में। और 7वें वेतन आयोग की माने तो उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.57 का अपनाया था, तो 2.57 के अपनाने पर 1 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ आया था केंद्र सरकार पर। और अगर 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर का मांग है यूनियंस का, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाए तो और भी ज़्यादा बड़ा वित्तीय बोझ आ सकता है। उदाहरण के तौर पर ये जो एनडीटीवी की रिपोर्ट्स में कह रहा हूँ कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, ये रेलवे का सबसे बड़ा एक यूनियन है। इसने सरकार से अलग से मांग किया था कि जो मिनिमम सैलरी है, उसे बढ़ा करके 32,500 रुपये कर दिया जाए। ये 32,500 रुपये चाहते हैं कि मिनिमम सैलरी हो जाए, और साथ में ही 8वें वेतन आयोग को तुरंत से तुरंत गठन किया जाए। ये 2 मांगें इन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी थी। तर्क दिया है केंद्रीय मंत्री ने कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू हो जाएँगी तो उसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएँगी कर्मचारियों की। अगर देश में सिर्फ़ केंद्र सरकार की माने तो 1 करोड़ 50 लाख तो सिर्फ़ कर्मचारी हैं, और 65 लाख पेंशनभोगी हैं, तो 1 करोड़ 15 लाख हो गई इनकी आबादी। तो 1 करोड़ 15 लाख लोगों की जब इनकम काफ़ी बढ़ जाएँगी, तो वो कहीं न कहीं अपने पैसे, बढ़ी हुई आय को खर्च भी करेंगे, और खर्च करने से अर्थव्यवस्था में
उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और खर्च करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। ये ऐसा तर्क अश्विनी वैष्णव ने अपने आज के निर्णय बताते हुए, कैबिनेट के निर्णय को बताते हुए उन्होंने बताया। लेकिन ये निर्णय जो आया है वो चुनाव के बीच में आया है और निश्चित रूप से इसका चुनाव के ऊपर भी असर आएगा, दिल्ली के चुनाव पर भी। और इसी हिसाब से बहुत ही ऑपरेशन समय जो है मोदी सरकार ने चुना इसके अनाउंसमेंट के लिए। धन्यवाद।